आज देखते हैं नए चैप्टर में समष्टि अर्थशास्त्र इकाई 5। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन को शाखा कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन को शाखा कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों और औसतों का औसत योग उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस क्रिया को या शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था से संबंधित योग और औसत या योग मतलब कुल बोलते हैं। कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त मतलब कुल, चाहे कुल राष्ट्रीय आय हो या कुल राष्ट्रीय उत्पादन हो या कुल उपभोग हो, कुल बचत हो, इन सभी का हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र किन क्षेत्रों में लागू होता है? तो पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय की धारणा, उनके विभिन्न तत्वों, माप की विधियों तथा सामाजिक लेखांकनों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में। राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में मुख्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा, उनके विभिन्न तत्वों, माप की विधियों और सामाजिक लेखांकनों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्या को अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है। क्या बताओ इसमें? रोजगार सिद्धांत में समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगार या बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है। और इसमें रोजगार के निधारक तत्व, इसमें रोजगार के विभिन्न निधारक तत्व हैं, जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल भोग, कुल निवेश, कुल बचत आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? रोजगार सिद्धांत में समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगार या बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी का अध्ययन के साथ साथ इसमें रोजगार के विभिन्न निधारक तत्व है। रोजगार की क्या इसमें विभिन्न निधारक तत्व है, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद तीसरा है मुद्रा का सिद्धांत। रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले, इसमें क्या किया जाता है? रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है या इसका प्रभाव इस पर अधिक पड़ता है। परिवर्तनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें मुद्रा का सिद्धांत में क्या बताओगे? रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में होने वाले परिवर्तन, मुद्रा की मांग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का इसमें अधिक प्रभाव पड़ता है
समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्यों तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्यों तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और इनके अलावा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं, इनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद चौथा है सामान्य कीमत का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ मुद्रास्फीति, जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इन सिद्धांतों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और पांचवा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि, वास्तविक यदि हम देखें तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाले वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और ये जो समस्याएं अर्धविकसित अर्थव्यवस्था क्षेत्र में, इसका अध्ययन अधिक मात्रा में किया जाता है। ये हो गया आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके बाद देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो पहला विस्तृत अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विस्तृत दृष्टिकोण, अब सबको मालूम है कुल या समस्त इकाइयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो पहला है विस्तृत दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा बहुत विस्तृत होती है। समष्टि अर्थशास्त्र की जो धारणा होती है क्या होती है? बहुत विस्तृत होती है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र की जो धारणा होती है क्या होती है? व्यापक होती है। बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे हम देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसका विस्तृत अध्ययन की जाती है। तो विस्तृत अध्ययन किए जाने के कारण इसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। मतलब जो समस्या होती है इसका निराकरण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत अध्ययन को विस्तृत विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो सरकार है, राजस्व है, मौद्रिक नीति, इन सामान्य प्रारूपों का, नीतियों का इसमें विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता समष्टि अर्थशास्त्र की मात्रा इतनी अधिक होती है। समष्टि अर्थशास्त्र की जो मात्रा होती है वे बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक होने का कारण एक दूसरे पर इतने संबंधित होते हैं कि एक में भी परिवर्तन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की जो धारणा होती है वे क्या होती है? व्यापक होती है। और व्यापक होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती है और निर्भर होने के कारण यदि किसी में परिवर्तन, एक में भी परिवर्तन की जाती है तो अन्य मात्राओं में
इसका संतुलन स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है, संतुलन स्तर परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की तीसरी विशेषता हो गई। चौथा है सामूहिक हितों पर जोर। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक हितों पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों का, कुल समस्त इकाइयों का, योगों का इसमें अध्ययन किया गया। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक हितों पर अधिक जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक अर्थशास्त्र पर अधिक जोर देता है। क्या बताओगे? समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक हितों पर अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक महत्व का अर्थशास्त्र कहा है। और पांचवा है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार का भी अध्ययन किया जाता है। इसको अधिक प्राथमिकता दी जाती है। कुल आय और कुल रोजगार को इसमें अधिक महत्व दिए जाते हैं। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान। तो पहला है कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्यतः देश की समस्याएं, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? हमारी देश की जो समस्याएं, अब देश की समस्या में समस्त देश की समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल आय, कुल उत्पादन, संपूर्ण रोजगार इत्यादि, इन समस्याओं का आर्थिक विश्लेषण करके, इसका कुल आय का, कुल उत्पादन का, संपूर्ण रोजगार आदि समस्याओं का विश्लेषण करके समाधान निकाला जाता है, समाधान निकाला जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र के बिना संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, इसके व्यापक अर्थशास्त्र के बिना संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कल्पना करना संभव नहीं है, समझना संभव नहीं है। मतलब एक कठिन कार्य है। समष्टि अर्थशास्त्र के बिना अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना एक कठिन कार्य है। दूसरा है आर्थिक उतार चढ़ाव में, आप सबको मालूम है समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक उतार चढ़ाव, मतलब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मुद्रास्फीति की, कभी मुद्रा संकुचन की स्थिति आती है, कभी मंदी की स्थिति आती है। इन समस्याओं के समाधान में समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद उचित मौद्रिक नीति, तीसरा है उचित मौद्रिक नीति। समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। चाहे रोजगार का उद्देश्य प्राप्त हो, चाहे रोजगार का उद्देश्य प्राप्त करना हो या राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना हो, चाहे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना हो, चाहे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना हो या रोजगार प्राप्त करना हो, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण योगदान है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपने देश रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाती है, उत्पादन में वृद्धि की जाती है। तो मौद्रिक नीतियों का और राजकोषीय नीतियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और चौथा है आर्थिक नियोजन में सहायक। आप सबको मालूम है देश के लिए विकास करना है, देश के विकास करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
नियोजन बनाने पड़ते हैं, आर्थिक नियोजन। तो इस बार समष्टि अर्थशास्त्र देश के विकास में सहायक, देश के विकास में कैसे सहायक होती है, हमको देश का आर्थिक विकास करना है तो आर्थिक नियोजन क्या मुख्य भूमिका निभाती है। बिना आर्थिक नियोजन के हम किसी भी देश का विकास नहीं कर सकते। देश का विकास हमको करना है तो हमको योजना बनानी पड़ेगी, नियोजन बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। नियोजन के लिए उद्देश्य का निर्धारण करना है, साधनों का चुनाव करना है। हम नियोजन बना दें, योजना बना दें। अब योजना बनाने का आपको क्या करना पड़ेगा, एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, उद्देश्य रखना पड़ेगा, उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा, साधनों का चुनाव करना पड़ेगा, किन साधनों से उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही प्रदत्त की जाती है। ये जो आवश्यक सामग्री है किसके माध्यम से प्रदान की जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। और पांचवा है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र के बिना राष्ट्रीय आय का मापन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है राष्ट्रीय आय के आधार पर ही लोगों की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही लोगों की जीवन स्तर निर्भर करती है। तो राष्ट्रीय आय के अध्ययन में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान। किसी भी देश की वास्तविक स्थिति का ज्ञान, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए राष्ट्रीय आय सामाजिक लेखांकन के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आंकड़े के, राष्ट्रीय आय के आंकड़े, राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं देश के आर्थिक विकास के लिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़े देश के आर्थिक विकास में क्या होती है, सहायक होती है। इस प्रकार ये आज के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं और समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, ये ठीक है आज के लिए।